तो स्टूडेंट्स, आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के 9th लेक्चर में रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एलिमेंट देखेंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले एक 3 डायमेंशनल फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया है ए रेक्टेंगुलर पैरेलल पिपाइट के शेप में, और ये फ्लूइड एलिमेंट हमने एक पॉइंट ओ पर कंसीडर किया है जिसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी u v w है। इसकी एजेस डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड है। इसका हमें रोटेशनल वेलोसिटी देखना है। अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम सबसे पहले 2 डायमेंशनल फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, और फिर उससे जो रिजल्ट मिलेंगे उसको हम 3 डायमेंशनल केस के लिए जनरलाइज कर लेंगे। तो 2 डायमेंशनल फ्लूइड एलिमेंट हमने लिया है, इसमें मान लीजिए ओ बी सी डी, तो इसको हमने यहाँ ले लिया है। ये जो 2 डायमेंशनल फ्लूइड एलिमेंट है ओ बी सी डी, इसको हमने यहाँ ले लिया है, और इसमें जेड एक्सिस जो है इस एलिमेंट के नॉर्मल है, जेड एक्सिस नॉर्मल है। तो ये हमने 2 डायमेंशनल फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया एक्स वाई प्लेन में, जिसकी एजेस डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई है। पॉइंट ओ पर हमने ये फ्लूइड एलिमेंट लिया है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी u और वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी v है। इसकी हम रोटेशनल वेलोसिटी देखेंगे जेड एक्सिस के अबाउट, यानी जो एक्सिस जो इस फ्लूइड एलिमेंट के नॉर्मल है उसके अबाउट ये कैसे रोटेट करेगा, उसकी रोटेशनल वेलोसिटी क्या होगी, वो उसको हमें देखना है। तो इसको हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग u है और वाई एक्सिस के लॉन्ग v है। तो ये जो 2 डायमेंशनल फ्लूइड एलिमेंट है, इसकी ये 2 एजेस सेम लेंथ की हैं, यानी OB और DC सेम लेंथ की हैं, और इसी तरीके से OD और BC सेम लेंथ की हैं। तो इसमें 2 तरह के फ्लूइड एजेस हैं, जिनकी लेंथ 2 तरह की है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। O पर वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो v है। तो हम जानना चाहते हैं कि B पर वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या होगी। तो जो वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट पर, चाहे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी हो चाहे वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी हो, ये 2 डायमेंशनल फ्लूइड एलिमेंट है, तो किसी पॉइंट पर इसकी पोजीशन एक्स वाई हो सकती है। तो ये इन जनरल एक्स वाई का फंक्शन होगा। एक्स वाई का फंक्शन होगा जो वेलोसिटी है, यानी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी होगी। इस तरीके से डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो हम जो वेलोसिटी है उसको स्पेस का फंक्शन इस तरीके से ले सकते हैं। इसी तरीके से जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है वो भी एक्स और वाई का फंक्शन होगी। टी का फंक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पे कि हम मान लेते हैं कि स्टडी फ्लो है, यानी समय के साथ फ्लो चेंज नहीं हो रहा है, तो स्टडी फ्लो के लिए ये टाइम का फंक्शन नहीं होगा। अब ये जो वेलोसिटी है किसी पॉइंट एक्स वाई पे, वो मान लीजिए इस तरीके से है। हमें मान लीजिए वेलोसिटी चाहिए इस पॉइंट पर, जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स और 0। अगर ओ के कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई ले लें, 0 0 रखते हैं तो उस तरह से ये हो जाएगा, और अगर एक्स वाई लेते हैं तो फिर इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x प्लस डेल्टा एक्स, और y में कोई चेंज नहीं होगा। तो किसी पॉइंट एक्स वाई पर कोई फ्लूइड पार्टिकल है जिसकी x और y एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटीज u और v हैं। अब b पर वेलोसिटी क्या होगी y एक्सिस के अलॉन्ग b पर। तो इस फंक्शन से हमको मिलेगा y एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है पॉइंट b पर, चूँकि एक्स वाई का फंक्शन है तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स हैं x प्लस डेल्टा एक्स और y। और इसको जब आप टेलर्स सीरीज से एक्सपेंड करेंगे तो चूँकि y में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो y कांस्टेंट रहेगा, और ये आपको मिलेगा इंटू डेल्टा एक्स, और हायर ऑर्डर के इसमें टर्म मिलेंगे। तो उनको हम ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि डेल्टा एक्स स्मॉल है। ये फ्लूइड एलिमेंट जो है स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट है,
तो इसकी एजेस जो हैं बहुत छोटी होंगी, तो उनका ऑर्डर छोटा होने से जो हायर ऑर्डर के टर्म हैं वो और छोटे होते चले जाएंगे। इसलिए हम इसके आगे के टर्म अगर छोड़ दें तो पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी है वो v प्लस डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स ये आपको मिलेगी। तो यहाँ पर जो y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी हुई वो ये हुई। तो इसी तरीके से d पर x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी हम देखना चाहते हैं। इन्हीं की हमको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए बाकी नहीं देख रहे हैं। जैसे b पर हम x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी नहीं देखेंगे क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ज़रूरत है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी आपको। आप पहले d पर x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी देखिए। तो किसी पॉइंट पर x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी ये है, तो d पर जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है क्या होंगे, x में कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे और y में चेंज होगा। तो इसका टेलर एक्सपेंशन करेंगे तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा जैसे पहले हमने देखा कि डेल u बाई डेल y डेल्टा y। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी u प्लस डेल u बाई डेल y डेल्टा y। अब हमें देखना था रोटेशनल वेलोसिटी। मान लीजिए कि ये कोई फ्लूइड एलिमेंट है, सपोज दिस इज ए फ्लूइड एलिमेंट, सपोज दिस इज ए फ्लूइड एलिमेंट, ये कोई फ्लूइड एलिमेंट है मान लीजिए, और जैसा यहाँ हमने लिया है इससे इस तरीके से आप देख लीजिए, दिस इज ए फ्लूइड एलिमेंट। तो ये z एक्सिस है, इसके नॉर्मल z एक्सिस है, दिस इज z एक्सिस। तो अगर इसके अबाउट इसका रोटेशन देखना है तो ये मान लीजिए इस तरीके से रोटेट हो गया। तो रोटेशन क्यों होगा, इसका मोशन देखिए। एक तो मोशन इसका ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और जब इस तरीके से होगा तो रोटेशन होगा। तो इस तरह का मोशन कब देखने को मिलेगा, देखिए इस मोशन में और इस मोशन में क्या अंतर है। ये जो मोशन है, जब पूरा फ्लूइड एलिमेंट एक डायरेक्शन में मूव करेगा सेम वेलोसिटी से मूव करें, यानी इसकी ये एज देखें या ये एज देखें, ये सब एक समान एक वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हैं एक डायरेक्शन में। तो कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, इनकी एजेस की रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि एक एज किसी वेलोसिटी से और दूसरी एज किसी वेलोसिटी से मूव कर रही हो, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं होने से यहाँ पे कोई रोटेशनल कंपोनेंट नहीं मिलेगा, रोटेशनल वेलोसिटी नहीं मिलेगी। रोटेशनल वेलोसिटी तब मिलेगी जब मान लीजिए कि ये इसका फ्लूइड एलिमेंट v वेलोसिटी से और ये दूसरी वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, इस वेलोसिटी से जब ये मूव करेगा, यानी कि कहने का मतलब ये है दोनों की एजेस में जब वेलोसिटी में अंतर है तो ये एक वेलोसिटी से मूव करेगी और ये मान लीजिए कि उससे ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी। तो जब ये ऐसे चलेगा तो ये एक समान वेलोसिटी ना होने से ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा। ऐसे इसलिए जाएगा क्योंकि ये मान लीजिए कि 2 मीटर पर सेकंड से और ये 3 मीटर पर सेकंड से मूव करेगी, तो ये ऐसे होने लगेगा। ऐसे जब होने लगेगा तो तुरंत रोटेशन कंपोनेंट उसका आ जाएगा। ये जो फ्लूइड एलिमेंट है ये इसके अंदर रोटेशन कंपोनेंट आ जाएगा, यानी ये इस तरह से रोटेट होने लगेगी। वो तब होगा जब इसकी ये एज और ये एज में वेलोसिटी का डिफरेंस हो। तो यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, वेलोसिटी में डिफरेंस है। तो z एक्सिस के अबाउट इसमें जो रोटेशन होगा, और रोटेशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये हुआ क्लॉकवाइज और ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को जब पॉजिटिव मान के चलेंगे तो वैसा ही यहाँ पर रोटेशन हो रहा है। तो ये एजेस जो कि एक y एक्सिस के अलॉन्ग हैं, उन एजेस में जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो रोटेशनल वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी एक ही चीज़ है। तो एंगुलर
velocity of segment डेल्टा एक्स, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो फ्लूइड का सेगमेंट है डेल्टा एक्स अबाउट जेड एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस ये क्या होगा, इस एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कैसे मेजर की जाती है? अगर कोई पॉइंट है और ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया ऐसे, इसके अबाउट अगर इसका रोटेशन देखना है तो कैसे देखते हैं? वेलोसिटी v r, तो एंगुलर वेलोसिटी इज v बाई r, ये आप जानते हैं, ऐसे देखा जाता है। एंगुलर वेलोसिटी इज v बाई r। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी देखिए, दोनों की वेलोसिटी में जो डिफरेंस है तो वो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, वो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसकी इसके कंपेयर में वेलोसिटी क्या है, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी दिस माइनस दिस। तो इसकी इसके रिस्पेक्ट में यानी बी सी की ओ डी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी हुई है डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये हो गया ये जो फ्लूइड एलिमेंट है उसके इस सेगमेंट का ओ बी का ओ के अबाउट रोटेशन, ये हो गया। दिस इज, आप यहां से देखिए ये v कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यू गेट डेल v बाई डेल एक्स। तो दिस इज द रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड सेगमेंट अबाउट पॉइंट ओ। अबाउट पॉइंट ओ का मतलब है ओ से जो नॉर्मल डायरेक्शन है, जो नॉर्मल एक्सिस है ओ से पास होने वाली, ये उसके अबाउट वेलोसिटी है। तो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरीके से अब देखिए ये भी सेगमेंट है किसका, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो हमें इसका भी देखना चाहिए। लेकिन दोनों की लेंथ सेम है और हम ये मान के चलें कि यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी और उससे जो रोटेशनल वेलोसिटी मिलेगी वो वही मिलेगी जो यहाँ है। तो एक सेगमेंट से रोटेशनल वेलोसिटी मिल, जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो दो सेगमेंट हैं उसमें किसी एक को हमने देख लिया, दूसरे को देखने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब दूसरे की अलग हो, लेकिन अलग यहाँ पे नहीं होगी। आप इसी तरीके से निकाल के देख सकते हैं, अलग नहीं होगी। तो इस वजह से हम केवल एक सेगमेंट ले रहे हैं। अब दूसरा सेगमेंट जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है उसको देखिए, वो भी दो हैं, एक ये है और एक ये है। फिर हम इसको केवल ले रहे हैं, इसको इसलिए नहीं ले रहे हैं कि जो इसका रोटेशन होगा वही रोटेशनल वेलोसिटी इसकी भी होगी, आप निकाल के देख सकते हैं। तो चूंकि हमें रिप्रेजेंटेटिव वेलोसिटी लेनी है, अब आप कहिए कि दो इसकी और इसकी भी क्यों निकाल रहे हैं अलग अलग, केवल एक की क्यों नहीं निकाल रहे हैं, ये सवाल हो सकता है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इस सेगमेंट की एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है और जो वाई एक्सिस के लॉन्ग सेगमेंट है, इन दोनों की रोटेशनल वेलोसिटी में अंतर है, अलग अलग हैं, इसलिए दोनों को निकालना पड़ रहा है। और दोनों को निकाल करके एवरेज ले लेंगे, जो कि पूरे फ्लूइड एलिमेंट की रिप्रेजेंटेटिव होगी रोटेशनल वेलोसिटी की। तो पूरे फ्लूइड, टू डायमेंशनल फ्लूइड एलिमेंट जो हमने लिया है उसकी रोटेशनल वेलोसिटी, उसमें जितने सेगमेंट हैं उन सब की रोटेशनल वेलोसिटी निकाल के उसका एवरेज ले लेंगे। तो 4 सेगमेंट हैं, तो 4 में से हमने बताया कि 2 की सेम है, इसलिए 2 की ही केवल निकालेंगे, 2 की निकाल रहे हैं और फिर उसका एवरेज ले लेंगे। तो इसका निकाल रहे हैं जो एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो इसका हमने निकाल लिया, ये वेलोसिटी मिली। अब वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है उसको देख लीजिए। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेगमेंट डेल्टा वाई अबाउट z एक्सिस in anti-clock
वाइज डायरेक्शन। इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लेके चल रहे हैं, तो सारी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में निकालेंगे। अब एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज निकालेंगे तो फिर उनको हम ऐड कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो एक ही दिशा में रख के तब ऐड करेंगे, तो दोनों को एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। अब जैसा कि हमने बताया कि ये ओ डी सेगमेंट को हम देख रहे हैं और इसकी वेलोसिटी रोटेशनल वेलोसिटी देखेंगे। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी है वो u है, और यहाँ पर जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है वो ये है। तो इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी d की o के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो दोनों का अंतर होगी, वो ये है डिवाइडेड बाय डेल्टा y। तो ये आप देख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा u, इसी तरीके से डेल्टा y कैंसिल हो जाएगा एंड यू गेट दिस। जरा इसको देखिए, ये इस दिशा में है और ये इस दिशा में है, दोनों ही एक ही दिशा में ली गई हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो इसको अगर हम ज़्यादा समझें, इसको कम समझें, तो जो रोटेशन होगा वो इस तरीके से होगा। देखिए ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, तो ये जो सेगमेंट है, या ये उस समझें ये सेगमेंट है, ये एक वेलोसिटी से इधर चल रहा है और ये उससे ज़्यादा वेलोसिटी से, मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड और ये 2 मीटर पर सेकंड से, तो क्या होगा, ये जितना आगे जाएगा उससे ज़्यादा ये आगे जाएगा। तो ये कुछ देर बाद इस तरीके से आपको रोटेशनल कंपोनेंट इसमें दिखेगा वेलोसिटी का। लेकिन ये जो रोटेशनल कंपोनेंट आपको दिख रहा है ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज इसको करने के लिए आपको इसमें एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वेलोसिटी होगी इस सेगमेंट की। अब यहाँ पे एक चीज़ और जो हम बताना चाहते हैं वो ये है कि जैसे हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी क्यों लिया, हम वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी क्यों नहीं ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो ये मान लीजिए सेगमेंट है और इसकी 1 मीटर पर सेकंड है और इसकी 2 मीटर पर सेकंड है, तो इससे क्या होगा, इससे ये फ्लूइड एलिमेंट खींचेगा। ठीक है, वेलोसिटी दोनों की इस दिशा में है, इसकी धीमे है और इसकी तेज है, तो जो वैसा होगा तो ये फ्लूइड एलिमेंट खींचेगा ऐसे, इसमें कोई रोटेशनल एलिमेंट नहीं आएगा वेलोसिटी का। इसमें जो भी होगा वो जो है ट्रांसलेशन एलिमेंट ही होगा और इसमें एक्सपेंशन होगा। तो हमें उससे मतलब नहीं, उसमें कोई रोटेशन का एलिमेंट नहीं है, इसलिए जो सेगमेंट की डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है उससे कोई रोटेशनल वेलोसिटी आपको नहीं मिलेगी, इसलिए उनको कंसीडर नहीं किया गया है, ना यहाँ ना यहाँ। जो सेगमेंट के नॉर्मल वेलोसिटी है वही रोटेशन लाएगी सेगमेंट में, इसलिए नॉर्मल वेलोसिटीज ली गई हैं। तो ये वेलोसिटीज हो गई। अब ये जो सेगमेंट था जिसमें ये जो फ्लूइड एलिमेंट था जिसमें 4 सेगमेंट थे, जिसमें ये और ये सेम रोटेशनल वेलोसिटी देते हैं और ये सेम रोटेशनल वेलोसिटी देते हैं, तो इस तरीके से हमने इसकी और इसकी रोटेशनल वेलोसिटी निकाल ली। अब पूरे सेगमेंट, पूरे फ्लूइड एलिमेंट की वेलोसिटी रोटेशनल देखनी है तो हम इसका एवरेज ले लेते हैं। Therefore, average angular velocity of fluid particle OBCT about z axis, यहाँ से जो नॉर्मल होगी वो जेड एक्सिस होगी, अबाउट जेड एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस इन दोनों को जोड़ लीजिए,
दिस डिवाइडेड बाय 2, 2 सेगमेंट लिए हैं तो दोनों का एवरेज ले लेंगे, इज दिस इज इक्वल टू 1/2 del v by del x माइनस del u by del y। तो इसको हम कहते हैं रोटेशनल वेलोसिटी अबाउट z एक्सिस, इसलिए w से डिनोट करते हैं, wz। ठीक है, w एक्चुअली रोटेशनल वेलोसिटी के लिए सिंबल है और ये चूंकि z एक्सिस के अबाउट है इसलिए wz। अब इसी तरीके से हम इसमें बाकी 2 डायमेंशनल फ्लूइड एलिमेंट भी ले सकते हैं, जैसे ये है और इसी तरीके से ये है। तो इनका हम देखेंगे, यानी कि जो YZ प्लेन और ZY प्लेन में है उन सेगमेंट्स, उन फ्लूइड पार्टिकल्स को देखेंगे 2 डायमेंशनल फ्लूइड पार्टिकल के को, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उस प्लेन के नॉर्मल एक्सिस के, यानी एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट वो मिलेगी। अब इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ऐसे ही कर सकते हैं आप इसको। तो सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी कंपोनेंट्स about x and y axes are यहाँ पे ये जो W है ये वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस है। ठीक है, ये W और ये W में फ़र्क है। ये रोटेशनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और ये वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। z and component of angular velocity about y axis is this। तो total angular velocity is angular velocity of this fluid particle is वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, इस IWX प्लस JWY KWZ और ये है WX WY और WZ। तो इस तरीके से जो एंगुलर वेलोसिटी है आपकी वो पता चल जाएगी। और यहाँ पर इसको अगर आप देखेंगे कि है क्या ये, तो दिस इज़ नथिंग। जब ये वैल्यूज़ रखेंगे आप यहाँ पे, ये सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 और ब्रैकेट में आपको मिलेगा ये वैल्यू रखने पर WX I और WY is this del U by del Z and del W by del X plus K WZ is this। और ये क्या है, कर्ल ऑफ Q। Q इज
फ्लूइड वेलोसिटी, अगर फ्लूइड की पॉइंट O पर वेलोसिटी ये है, अगर किसी फ्लूइड पार्टिकल की पॉइंट O पर वेलोसिटी ये है, तो उसका कर्ल, जिसे वर्टोसिटी वेक्टर भी कहा जाता है, ये दिस xi इज कॉल्ड द वर्टोसिटी वेक्टर. कर्ल ऑफ Q is called वर्टोसिटी वेक्टर. तो जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो वर्टोसिटी वेक्टर से सीधे सीधे रिलेटेड है. हाफ ऑफ द वर्टोसिटी वेक्टर इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट. तो अगर फ्लूइड के अंदर फ्लूइड की वर्टोसिटी 0 है तो उसकी कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी. या यूं कहें कर्ल ऑफ Q अगर 0 है तो कर्ल ऑफ Q क्या रिप्रेजेंट करता है? रोटेशनल वेलोसिटी को. नॉट एग्जैक्टली बट 1/2 ऑफ दिस इज द रोटेशनल वेलोसिटी. तो वर्टोसिटी वेक्टर से का जो फिजिकल मीनिंग है वो एंगुलर वेलोसिटी या रोटेशनल वेलोसिटी है. अगर वर्टोसिटी वेक्टर 0 है तो जो है फ्लूइड की एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी. तो ऐसे मोशन को कहते हैं इररोटेशनल मोशन. इफ कर्ल ऑफ Q इज 0, कर्ल ऑफ Q इज 0 मीन्स कोई रोटेशनल वेलोसिटी नहीं है, देन सच फ्लूइड मोशन is called irrotational motion. irrotational मतलब रोटेशनल वेलोसिटी नहीं है, irrotational motion. और अदरवाइज रोटेशनल. तो रोटेशनल अगर प्रूव करना है कि कोई फ्लूइड मोशन रोटेशनल है तो दिखाना होगा कि उसका कर्ल 0 नहीं है. और अगर दिखाना है कि फ्लूइड मोशन इररोटेशनल है यानी उसके अंदर रोटेशनल वेलोसिटी नहीं है तो दिखाना होगा कि उसका कर्ल वेलोसिटी का 0 है. तो ये हो गया आपका जो है रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड. इसी से जुड़ी हुई एक चीज आपको और बता देते हैं. वेलोसिटी पोटेंशियल हम आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं. वेलोसिटी पोटेंशियल, एक बार इसको इससे जोड़ करके देखते हैं जो हमने आज देखा है. कि देखिए, इफ कर्ल ऑफ Q इज 0 then motion is irrotational. ठीक. और अगर किसी वेक्टर का कर्ल 0 है also then there exists a scalar function phi such that Q is equal to gradient of phi. अगर किसी वेक्टर फंक्शन का कर्ल 0 है सभी जगह पे, तो उस वेक्टर फंक्शन को हमेशा ही एक स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के रूप में लिखा जा सकता है. तो चूंकि यहां पर इररोटेशनल मोशन के लिए ऐसा है तो फिर हमेशा ही इस फ्लूइड वेलोसिटी को एक स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के रूप में लिखा जा सकता है. इसको कहा जाता है वेलोसिटी पोटेंशियल. नेगेटिव साइन लगाने से सिर्फ इतना मतलब है, जो कि कन्वेंशन है
नहीं भी लगाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए इसलिए लगाते हैं। ये सिर्फ इतना बताता है कि फ्लूइड फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अगर नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे और इसको वेलोसिटी पोटेंशियल कहेंगे तो फिर वहीं पे उल्टा हो जाएगा, फ्लूइड फ्लो करेगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो नेगेटिव साइन says that flow takes place from higher to lower potential. और ये जो रिजल्ट है ये वाइस वर्सा है, मतलब कि अगर फ्लो इरोटेशनल होगा तो वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, और अगर वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा तो फ्लो इरोटेशनल होगा। अब इसी से इसको आगे बढ़ाते हैं। ये जो हमको रिजल्ट मिला है कि इफ फ्लो इज इरोटेशनल, फॉर इरोटेशनल फ्लो कर्ल ऑफ Q is 0 और Q can be written as negative times gradient of some scalar function called velocity potential। तो ये हमको ये देता है इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी को वेलोसिटी पोटेंशियल के रूप में इस तरीके से इसके कंपोनेंट लिखे जा सकते हैं। वैसे तो ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा ही जा सकता है, लेकिन अगर इसके कंपोनेंट्स हमें देखने हैं तो उनको वेलोसिटी पोटेंशियल से इस तरीके से रिलेट किया जा सकता है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी होगी वो इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नेगेटिव टाइम्स। इसी तरीके से वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी ये और जेड एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी ये। तो स्ट्रीम लाइन जो होता है, हम एक चीज जानना चाहते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस वो हैं जिन सरफेस पे वेलोसिटी पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। सरफेस ऑन विच वेलोसिटी पोटेंशियल इज कांस्टेंट एट ईच पॉइंट। यानी एक ऐसा सरफेस फ्लो फील्ड में इमेजिन करिए जहां फ्लूइड फ्लो कर रहा हो, वहां पे एक ऐसा सरफेस इमेजिन करिए जिसके हर पॉइंट पर वेलोसिटी पोटेंशियल कांस्टेंट हो। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया कि फ्लूइड फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो जब वेलोसिटी पोटेंशियल हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा उस सरफेस के, तो वहां पे कोई फ्लूइड फ्लो ही नहीं करेगा। हर पॉइंट पे कांस्टेंट होने से फ्लूइड किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? कोई डायरेक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फ्लूइड फ्लो टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो उस सरफेस पे फ्लूइड फ्लो नहीं करेगा जिसके हर पॉइंट पर वेलोसिटी पोटेंशियल फिक्स है, कांस्टेंट है। तो ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर वेलोसिटी पोटेंशियल कांस्टेंट हो, उस पर फ्लूइड का फ्लो नहीं होता, और ऐसे सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहा जाता है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल समान है।
तो सरफेस ऑन विच वेलोसिटी पोटेंशियल इज कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इस सरफेस की विशेषता यह है कि इस पर फ्लो नहीं होता। फ्लो does not fluid does not flow, fluid does not flow on equipotential surfaces, fluid does not flow on equipotential surfaces। ठीक है, अच्छा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे फ्लो नहीं होता है तो होता कैसे है फिर? वहां पे सरफेस के नॉर्मल फ्लो होगा, सरफेस के अलोंग कोई फ्लो नहीं होगा, जो भी फ्लो होगा वो सरफेस के नॉर्मल होगा। fluid does not flow along equipotential surface, fluid flow normal to the surface, equipotential surface, फ्लूइड इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल फ्लो करेगा। तो अब एक बात और आती है, स्टीम लाइंस क्या होती हैं? स्टीम लाइन फ्लो की डायरेक्शन में होती हैं, तो फ्लो की डायरेक्शन में होती हैं और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई फ्लो होता नहीं है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल फ्लो होता है। मान लीजिए कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सपोज दिस इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, सपोज दिस इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसके ऊपर कोई फ्लो नहीं होगा, फ्लो इसके नॉर्मल होगा। तो यानी स्टीम लाइंस जो है फ्लो की डायरेक्शन में जो कि होती हैं वो सब सरफेस के नॉर्मल होंगी। तो स्टीम लाइंस सरफेस के नॉर्मल होंगी, ये हम अभी प्रूव भी कर देंगे। फ्लूइड flows normal to the equipotential surface. It implies steam lines of the flow are normal to the equipotential surfaces. इसको प्रूव भी कर देंगे। We know equation of streamlines are this. जहाँ पे u v w जो है वेलोसिटी कंपोनेंट है। स्टीम लाइन की इक्वेशन ये होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टीम लाइन जो भी कर्व है उस पर जो टेंजेंट है किसी पॉइंट पर,
टेंजेंट का जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो ये होता है dx dy dz, ऑब्वियसली क्योंकि जो टेंजेंट वेक्टर होता है वो ये होता है और इसके कंपोनेंट्स ये हैं, तो जो डायरेक्शन कोसाइन है इस लाइन का यानी टेंजेंट का, वो इसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे। और यहाँ से ये दिखता है कि dx इसके प्रोपोर्शनल है, dy v के प्रोपोर्शनल, और ये w, क्योंकि ये कांस्टेंट लैम्डा है, तो ये इट इम्प्लाइज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टेंजेंट टू द स्ट्रीमलाइन are this. Now consider the surface ये आप जानते हैं किसी सरफेस की डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पे u v w x y z के फंक्शन है, जो कि हमारे केस में वेलोसिटी है, लेकिन ये वेलोसिटी x y z का ही तो फंक्शन होगी। तो ये एक सरफेस रिप्रेजेंट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। इसका इंटीग्रल करेंगे तो x y z का एक फंक्शन मिलेगा जो कि एक सरफेस रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज अ सरफेस, ये कोई सरफेस है। किस तरह का सरफेस है ये देखते हैं। ये एक सरफेस है और अगर आपको मालूम हो एक लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं और दूसरी एक लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, इसकी कंडीशन ये होती है, ये आप जानते हैं, है ना। एक लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियो ये है और दूसरी लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियो ये है, ये है, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, इसकी कंडीशन ये होती है, ये आप जानते हैं। तो एक लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियो ये है और दूसरी लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियो ये है, दोनों परपेंडिकुलर होने की ये कंडीशन है। तो ये जो कंडीशन है वो क्या दिख रही है, जो ये एक सरफेस है जिसमें एक कंडीशन छिपी हुई है, वो कंडीशन ये है कि ये एक ऐसा सरफेस है, ये एक ऐसा सरफेस है जो ऐसी लाइन के नॉर्मल है, जो ऐसी लाइन के नॉर्मल है जिसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। दिस इज ए सरफेस ऑर्थोगोनल टू, दिस इज सरफेस orthogonal to the lines having direction ratios u v w। ठीक है, तो ये वो सरफेस है जो इन लाइंस के ऑर्थोगोनल है। और ये लाइन कौन सी है, स्ट्रीम लाइंस। तो ये वो सरफेस है जो स्ट्रीम लाइंस के ऑर्थोगोनल है। मान लीजिए कि ये एक सरफेस है और ये किसी फ्लो की स्ट्रीम लाइंस है। तो ये सब जो कर्व हैं स्ट्रीम लाइंस, ये इस सरफेस के नॉर्मल हों, ऑर्थोगोनल होंगे, यानी सरफेस के नॉर्मल। तो ये वो सरफेस है जिस पर स्ट्रीम लाइंस नॉर्मल हैं। अब अगर ये सरफेस, इफ
इफ फ्लो इज ऑफ पोटेंशियल काइंड, अगर फ्लो ऐसा है जिसमें वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, इट इम्प्लाइज Q इज दिस। मान लीजिए फ्लो ऐसा है, फ्लो अगर ऐसा होगा तो वेलोसिटी को ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। अगर वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है यानी कि इरोटेशनल फ्लो है। अगर फ्लो इरोटेशनल है तो वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, तो ये वेलोसिटी यहां रखिए। सो बाय इक्वेशन 1 सरफेस क्या बनेगा, सरफेस बन जाएगा या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करने पे मिलेगा दिस इज कांस्टेंट। तो ये सरफेस किस तरीके का हुआ, ये सरफेस अगर फ्लो पोटेंशियल काइंड है तो इरोटेशनल फ्लो के लिए जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, इक्वी पोटेंशियल जो ये जो सरफेस है वो ऐसा मिला जिसमें ये कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, यानी ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस जिसपे पोटेंशियल हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, यानी ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो ये है, इसकी क्या विशेषता है, ये स्ट्रीम लाइंस के ऑर्थोगोनल है, यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर ऑर्थोगोनल टू दी स्ट्रीम लाइंस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीम लाइंस। ये एक खास बात है। तो ये वो सरफेस होते हैं जिस पे फ्लो नहीं होता है, और जो फ्लो है वो इसके नॉर्मल होगा, यानी स्ट्रीम लाइंस इनके नॉर्मल होंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, बाउंड्री सरफेस।